नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 7 मई को सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा। इस दौरान मतदान को लेकर जहां राजनीतिक पार्टियां मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस ने प्रचार प्रसार में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, तो वहीं चुनाव आयोग ने भी पूरी तरह से अपनी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली हैं। मगर इन सब के इतर अब भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर थमा नहीं है। देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के 2 चरण हो चुके हैं और तीसरा चरण कल है। तीसरे चरण के मतदान को लेकर चुनाव प्रचार थम चुका है। आज लोकसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि और प्रत्याशी समेत कार्यकर्ता डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। मंगलवार को सुबह 7 बजे से सूरज की पहली किरण के साथ मतदाता अपने मत का उपयोग करेगा और एक बेहतर सरकार बनाने के लिए सहयोग देगा। इधर निर्वाचन आयोग ने मतदान के एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 7 मई को 9 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान किया जा रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक 9 लोकसभा में 19 जिले आते हैं और इन जिलों के पोलिंग बूथ पर गर्मी से बचाव की बेहतर व्यवस्था भी की गई है। अधिकांश पोलिंग पार्टीज अपने अपने गंतव्य की ओर जा चुकी हैं, जो कुछ बची हैं वो जा रही हैं। डिस्पैच सेंटर पे काफी अच्छी व्यवस्था गर्मी के कारण हम लोगों ने सुनिश्चित की है कलेक्टर्स ने, और हम लोगों ने ट्वीट के माध्यम से आपको बताया भी है कि किस प्रकार से अधिकांश जगहों पे जहां पे वितरण केंद्र है वहां पे एक तरह से मिनी आईसीयू जैसी व्यवस्था करके, चाहे दतिया, ग्वालियर, सागर, कई जगह गुना, कई जगहों पे इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। मतलब चिकित्सक की व्यवस्था, और यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो तत्काल मेडिकल उपचार और मेडिकल सहायता मिल सके। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कल तीसरे चरण का मतदान होने जा रहा है और जनता से उन्होंने अपील की कि इस बार सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और एक अच्छी और सशक्त सरकार बनाने में अपना सहयोग करें। कल तीसरे फेज का मतदान है मध्य प्रदेश के अंदर, और उसके बाद 13 तारीख को चौथा फेज का मतदान होगा। मैं पूरे मध्य प्रदेश के सभी मतदाता भाइयों और बहनों से अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, लोगों को प्रेरित करें, अपने रिश्तेदार, दोस्त, परिचित, पड़ोसी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करते हुए, क्योंकि आपका एक मत बहुत महत्वपूर्ण है और आपका एक मत विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। इसलिए मैं आप सबके माध्यम से आम मतदाता भाई और बहनों से अपील करना चाहता हूं कि कल मतदान होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा जाकर के मतदान करें। यही अपील मैं आपके माध्यम से करता हूं। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने बीना विधायक निर्मला सप्रे पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से सागर लोकसभा के प्रत्याशी गुड्डू राजा का प्रचार कर रही थी और ऐसे में पोलिंग बूथ समेत कांग्रेस के एजेंट के लिए जो सामग्री दी जाती है, उसका जो पैसा दिया गया था, वो पैसा और सामान लेकर के भाग गयी और उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। कल वो बीजेपी में चली गयी, सुबह वो कांग्रेस के दफ्तर में आई। हर पोलिंग बूथ की सामग्री और साधन, पोलिंग बूथ पर जो निर्वाचन आयोग के नियम के मुताबिक कैंडिडेट खर्च देता है वो सब खर्च वगैरह लिया सुबेरे और लेके भाग गई और 5 बजे बीजेपी में चली गई। हालांकि तीसरे चरण के चुनाव से पहले तमाम प्रकार के जो भी काम किए जा सकते थे वो दोनों ही पार्टियों ने किए हैं। दोनों ही दल, विशेष तौर से कांग्रेस और बीजेपी, मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीट लाने का दम भर रही है। मगर अब ये तो मतदाता पर निर्भर करता है कि वो किस पार्टी की सरकार चाहता है और कैसी सरकार चाहता है। कैमरा पर्सन सुशील यादव के साथ जीएस ठाकुर, टीवी 24, भोपाल। तो चुनाव की तैयारी है और चुनौती कहीं न कहीं भारी है। आपको बता दें कि मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, राजगढ़, विदिशा, भोपाल, सागर और बैतूल में कल वोटिंग होगी और तीसरे फेज को लेकर निर्वाचन आयोग की अपनी तैयारियां हैं। वहीं जो दोनों ही राजनीतिक दल हैं
कांग्रेस और भाजपा की हम बात करें तो अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन ये दावे कितने कारगर साबित होंगे धरातल पर, और क्या इन दोनों दलों के सामने किसी तरह की चुनौतियां होंगी, या फिर ये मानते हैं कि इस बार किसी भी तरह की चुनौती नहीं और मुकाबला एक तरफा होगा। आज इन्हीं सारे विषयों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि टीवी 24 पर कल सुबह 6 बजे से लेकर लगातार आपको चुनाव को लेकर तमाम अपडेट्स मिलती रहेंगी। 7 बजे से हमारे रिपोर्टर्स सभी लोकसभा सीटों पर तैनात रहेंगे, जहां के मतदान केंद्रों से अब तक हम सीधी तस्वीरें पहुंचाएंगे। मतदाताओं से भी जरूर हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार कौन से मुद्दों को लेकर तीसरे चरण में वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, जो कि बताएंगे कि तीसरा चरण कितना ज्यादा अहम इन दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के लिए है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषकों की भी हम राय लेंगे कि उनके लिए ये जो तीसरा चरण है वो कितना मायने रखता है, और इस बार जो लोकसभा चुनाव के मुद्दे थे क्या वो सिर्फ धरातल पर कहने के लिए थे या फिर जमीनी असर भी इन मुद्दों का होगा। इन तमाम विषयों को लेकर हमारी चर्चा कल दिन भर जारी रहेगी। और आज की डिबेट में चुनाव की तैयारी चुनौती भारी में हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी से पैनल में अजय सिंह यादव जी जुड़े हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता स्पर्श चौधरी जी इस चर्चा का हिस्सा। स्पर्श जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुरेरे जी भी हमारे साथ जुड़े। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी हर चरण को लेकर काफी आश्वस्त दिखती है, लेकिन कल का जो चरण है कितना अहम बीजेपी के लिए और कितना फोकस इन 9 सीटों पर? क्या पूरी की पूरी 9 फतेह करेंगे या किसी सीट पर चुनौती भी मान रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। पहले दोनों चरणों में भी भारतीय जनता पार्टी को जनता का भारी समर्थन मिला है। कल 7 मई को प्रदेश के तीसरे चरण में 9 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होने वाला है। हम पूरी तरह निश्चिंत हैं कि सभी 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लंबे अंतर से चुनाव जीतने जा रही है और सभी मतदान केंद्रों पर भारतीय जनता पार्टी के 370 नए मत मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं वो जनता के सामने है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो विरासत में टैक्स लेने की बात करती है, पुरखों की संपत्तियां भी सरकार को चाहिए गांधी परिवार को भ्रष्टाचार करने के लिए। कर्नाटक में पिछड़े वर्गों के आरक्षण में मुस्लिम आरक्षण जोड़ने की बात करती है कांग्रेस पार्टी। दूसरी तरफ भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करती है। मल्लिकार्जुन खड़गे तो छत्तीसगढ़ में बोल गए कि राम से लड़ने के लिए हमने उम्मीदवार उतारा है। तो ऐसी कांग्रेस पार्टी के साथ कौन जाना चाहेगा? और मोदी जी की और मोहन यादव जी की सरकार जो डबल इंजन के रूप में प्रदेश का विकास कर रही है जी। मोदी जी की सर्वस्पर्शी गारंटी 80 करोड़ तो अकेले राशन योजना के लाभार्थी, प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान योजना और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ भारत जिस तेजी से बढ़ रहा है। तो ये तमाम वो मुद्दे हैं जिसमें जनता भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को समर्थन कर रही है। साथ ही तीसरे चरण में विशेष बात आई है कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने एक दलित नेता पूर्व मंत्री इमरती देवी जी के लिए विवादित बयान दिया। तो ऐसी पार्टी को प्रदेश की कौन सी महिलाएं, कौन सी माताएं बहनें समर्थन देनी चाहेगी जो पूर्व मंत्री में रस और चाशनी ढूंढते हैं? तो ये भी इस चुनाव में बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी मेहनत करेंगे कि पहले 2 चरणों में जो मत प्रतिशत कम हुआ है उसको भी बढ़ाया जा सके और तीसरे चरण में ज्यादा मत प्रतिशत के साथ हम सभी सीटें जीते। इस पर जी बीजेपी का तो दावा है कि इस बार मत प्रतिशत भी बढ़ाएंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और जो मुद्दे मोदी की गारंटी पर जैसे कि चुनाव लड़े जा रहे हैं वो जनता के साथ होंगे। लेकिन कांग्रेस की कितनी तैयारी इस पूरे चरण को लेकर, और सबसे मजबूत स्थिति इस पर जी इन 9 सीटों पर कहां कांग्रेस अपनी मानकर चल रही है? सबसे पहली बात तो मैं कहूंगी कि हम सारी इस फेज की अगर हम सीट की बात कर रहे हैं तो हम सारी 9 की 9 सीट्स पर पूरी तैयारी के साथ लड़ रहे हैं। दूसरी बात, पिछले 2 जो फेसेस में जो वोट प्रतिशत गिरा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चिंतनीय होना चाहिए, और स्पेशली महिलाओं का जो प्रतिशत गिरा है मध्य प्रदेश को देखते हुए। इसके अलावा मैं कहूंगी कि अभी अजय जी ने बहुत सारी बात की भ्रष्टाचार की तमाम, तो भारतीय जनता पार्टी को मैं पूछना चाहूंगी कि वो अपने मैनिफेस्टो पे और अपने 10 साल के रिपोर्ट कार्ड पे कब चर्चा करेंगे चुनाव
कि तीसरा फेज पे हम आ गए हैं। बात वो की जानी चाहिए। और जहां तक बात है जो झूठ फैलाने की, वो तो भारतीय जनता पार्टी, वो एक माइथोमैनिया शब्द आपने सुना होगा, झूठ बोलने की बीमारी, जो तथ्य नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये मुझे फिर से बताने की जरूरत है, काफी मीडिया में है और गूगल भी आप कर सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ झूठ के दम पे प्रचार किया पिछले कई जब से प्रचार चल रहा है। अभी वो भैंस का एक नया वो लेके आ गए हैं, भगवान जाने मतलब क्या क्या कहां से ले आते हैं। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, वहां तक मैं आपको बता दूं कि सीरम कंपनी जिसने वैक्सीन, गलत वैक्सीन जो हमारा इसका इतना दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उससे भी करोड़ों का चंदा भारतीय जनता पार्टी ने लिया। अगर मैं भ्रष्टाचार की बात करूं तो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो घोटाला है वो सुप्रीम कोर्ट ने सबके सामने लेके आया था। हम तो नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट ने उसका कच्चा चिट्ठा सबके सामने खुलवाया। तो मुझे लगता है कि जनता इनको देख रही है। आप इनके लिए एक्चुअली काम कर रहे हैं कि इनको मोहरा बना रहे हैं। और जहां तक बात है अपमान की, नारी शक्ति की, तो कैलाश विजयवर्गीय जी के इतने शानदार ख्याल, मैं शानदार शब्द यहां पर कोर्ट में डालना चाहूंगी दुर्भाग्य रूप से, कि लड़कियों के कपड़ों पर, मैं तो जब आपको एक और बात बता दूं कि मैं लंबे समय से, अगर आप उनको ट्रैक करेंगे उनकी बातों को, तो महिलाओं के बारे में उनकी जो सोच है, उनके कपड़ों के बारे में, उनको शूर्पणखा बोलने के मामले में, और हां, पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने उन पर दुष्कर्म के किस्से पर जांच का निर्देश भी दिया है, गूगल कर सकते हैं आप। तो ऐसा है कि नारी शक्ति के नाम पर खेल करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और हां, प्रज्वल रेवन्ना का केस एकदम ताजा है, ब्रजभूषण जी का केस, हाथरस का केस, देश भर में 10 सालों का महिलाओं की एक्चुअल जो सम्मान करता है कितना है भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है। तो जनता ये देख रही है, महिलाएं भी देख रही हैं, हर तबके की देख रही है। और हां, मध्य प्रदेश में दलित आदिवासी महिलाओं के खिलाफ अपराध के रेट में जो है टॉपर है हम लोग, दुर्भाग्य से हम इसमें टॉपर हैं। तो जो असली मुद्दे हैं उस पर से ध्यान भटकाकर, महंगाई की बात ना करके, अपने मैनिफेस्टो की बात ना कर झूठ फैलाने का काम आप लोग कर रहे हैं और ये जनता देख रही है। चलिए, तो बीजेपी कहीं ना कहीं माइथोमेनिया से ग्रसित है, ये कांग्रेस कह रही है। डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी, तीसरे चरण में अगर हम बात करें, खासकर ग्वालियर चंबल इलाके में आने वाली 4 सीटें, ग्वालियर, गुना, भिंड, मुरैना, जहां पिछली बार बीजेपी का कब्जा था, लेकिन इस बार गुना में काफी मजबूत स्थिति बीजेपी की मानी जा रही है। लेकिन जो 3 सीटें हैं वहां पर किस तरह के समीकरण आप देख पा रहे हैं? देखिए, ये दूसरे चरण का चुनाव जी मध्य प्रदेश की 9 लोकसभाओं में हो रहा है और ग्वालियर चंबल की 4 सीटों में हो रहा है। जी, तो चंबल की जो सीटें हैं वो निश्चित रूप से पहले भाजपा का भी अच्छा जनाधार है, कांग्रेस का भी जनाधार है, और विधानसभा में भी अच्छे परिणाम देखे गए थे कांग्रेस के। और वहां पे कुछ उम्मीदवार जो कांग्रेस से जीते थे वो बीजेपी में आ गए हैं, और जो बीजेपी से थे उनको टिकट नहीं मिला। तो जैसे मुरैना की सीट हो गई आपकी, लेकिन उस सीट पे निश्चित रूप से दावेदारी है जी। लेकिन अब ये जितना भी लोकसभा चुनाव है वो भी टिकट तय किए गए हैं, वो सिर्फ मोदी की गारंटी के कारण किए गए हैं। मोदी जी उसको फेस कर रहे हैं, मोदी जी के साथ जो केंद्रीय नेतृत्व है, अमित शाह हैं, वो रैली कर रहे हैं। लेकिन जातिगत, वो उस बेल्ट में एक जातिगत हिसाब से वोट पड़ता है और जातिगत हिसाब से ध्रुवीकरण भी होता है, इसको कहीं नहीं नकारा जा सकता। अगर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तो है तो रीवा और ग्वालियर क्षेत्र में देखा जाता है। तो इस दृष्टि से हमें तो लग रहा है कि कांग्रेस क्या, निश्चित रूप से पिछली बार 1 सीट थी, इसमें लगभग 3 से 4 सीटें कांग्रेस है। और महत्वपूर्ण ग्वालियर क्षेत्र के साथ एक राजगढ़ सीट का भी चुनाव है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं और उसमें रोडरमल जी की स्थिति का है। तो वहां पे भी चुनाव, पूर्व मुख्यमंत्री 32 साल के बाद चुनाव क्षेत्र में आ रहे हैं, उनके छोटे पारंपरिक सीट सही हो, लेकिन इस बार बड़ा इंटरेस्टेड चुनाव है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने विधानसभा में नया प्रयोग किया था, नया नवाचार किया था कि बड़े नेताओं को, केंद्र के नेताओं को विधानसभा चुनाव लड़ाया था, इस बार कांग्रेस ने भी उसी की पहल के अनुसार काम किया है। तो निश्चित रूप से चुनाव काफी इंटरेस्टेड है। अब तो ये परिणाम पे आएगा, लेकिन यहाँ पे स्थिति थोड़ा सा अच्छी मजबूत, मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों में अच्छी टक्कर है, क्योंकि एक तरफा नहीं है। गुना की सीट तो निकल जाएगी निश्चित रूप से, योगी जी भी आए, मुझे तो नहीं लगता है कि गुना, क्योंकि जितने भी सीटें पिछले 19 में जीती गई थी वो लगभग 3 से 4 लाख के ऊपर से सीटें जीती गई थी। तो ये हो सकता है कि ग्वालियर सीट से एक हो जाए और एक यहाँ से राजगढ़ से। इस सीटों में जरूर इनका सागर वाली सीट है वो भी एक तरफा है, क्योंकि वहां पे सारे वो भी मुझे लगता है कि
बीजेपी को ही दे। अब यहाँ पे क्या रणनीति है और किस तरह से अब संगठन लास्ट में कांग्रेस किस तरह से वोटर को ला सकता है, क्योंकि अपील तो दोनों ने की है, क्योंकि वोट प्रतिशत भी पिछली बार गिरा था और उस वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए दोनों पार्टियों को सक्रिय होना चाहिए, अपने वोटर को निकालना चाहिए और इसके लोकतंत्र के पर्व में खासतौर से इनको सक्रियता दिखाना चाहिए कि अपने वोटर को लाएं और वोट की प्रतिशतता बढ़े, जिसके कारण एक लोकतंत्र में एक निष्पक्ष लोकतंत्र तैयार हो, सशक्त लोकतंत्र बने। ठीक है अजय जी, जैसे कि भूपेंद्र जी को आपने सुना, अधिकतर सीटों पर बीजेपी का दावा मजबूत उन्हें दिखाई दे रहा है, लेकिन हम मुरैना की बात करें जहां भी जाति फैक्टर भी काम करता है, विधानसभा चुनाव में 5 सीटें बीजेपी यहां कमा चुकी है और कांग्रेस नेता अपने पाले में आपने शामिल किए हैं। तो क्या लगता है कि इस बार पार्टी को मजबूती मिलेगी, बढ़त होगी सीट पर भी? जी अजय जी। चुनाव में भी 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी मुरैना क्षेत्र में कुछ विधानसभा सीटें जीत गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी लंबे अंतर से जीती थी। तो लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि ग्वालियर चंबल की मुरैना समेत सभी सीटों पे भाजपा लंबे अंतर से जीतते जा रही है। मैं कांग्रेस पार्टी की जरूर 2-3 मुद्दों पे बात सुन रहा था। कांग्रेस पार्टी कहती है कि मुद्दों की बात नहीं है, मुद्दे ही तो सामने है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश के सामने कहते हैं कि मोदी की गारंटी के नाम पे मैं वोट मांग रहा हूँ, वो कहते हैं कि 4 करोड़ गरीबों को मैंने आवाज दी है, तो ये क्या कांग्रेस के लिए मुद्दा नहीं है? 80 करोड़ गरीबों को राशन दिया जा रहा है और अगले 5 साल तक जारी रहेगा। हम लखपति दीदियां बनाने जा रहे हैं। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगले 1 साल में भारत बनने जा रहा है और 2047 तक विकसित भारत के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत में किस तरह से 20 करोड़ लोगों को लाभ मिला और आगामी दिनों में 70 साल से अधिक के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। तो ये वो मुद्दे हैं जो कांग्रेस के नेताओं को दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि कांग्रेस के नेता केवल झूठ और चाटुकारिता करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आज ही झारखंड में कांग्रेस के एक मंत्री आलमगीर आलम के सहयोगी के घर में 30 करोड़ रुपए जब्त हुए। ये कांग्रेस पार्टी बताएगी ये कहां से लाते हैं 30-30 करोड़ रुपए जो आपके मंत्रियों के सहायकों के घर में जब्त होते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी की झूठ की कलई खुल चुकी है। जीतू पटवारी की बात की तो कांग्रेस के नेता बचाव में उतर आए, तो कांग्रेस की महिला नेत्री से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपके नेता एक दलित नेता में रस और चाशनी ढूंढते हैं और आप लोग बचाव करते हैं, यही आपकी नीति है। आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने आज पार्टी से इस्तीफा देते हुए आरोप लगाए कि किस तरह से प्रवक्ताओं द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है और उन्हें मानसिक तरीके से प्रताड़ित किया। यहाँ तक कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शराब परोसने और अन्य तरह से प्रताड़ित करने की बातें आई। तो कांग्रेस पार्टी को इन चीजों का जवाब देना चाहिए। कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा और कांग्रेस पार्टी तो 272 सीटों पे चुनाव ही नहीं लड़ रही है। मध्य प्रदेश में भी 2 क्षेत्रों पे उम्मीदवार नहीं मिले कांग्रेस को, 27 सीटों पे तो वहाँ चुनाव लड़ रही है। सहयोगी दल सब अलग अलग एजेंडा लेके लड़ रहे हैं। कोई कहता है आर्टिकल 370 हम बहाल कर देंगे, कोई कहता है 1 लाख रुपए माताओं बहनों को देंगे, कोई कहता है 10,000 रुपए देंगे। तो कांग्रेस और उनके सहयोगी पहले झूठ बोलने के लिए एक राय बना ले। देश की जनता कांग्रेस को खारिज कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी इस देश में गुलामी की आखिरी पहचान बची है और 4 जून को तारीख होगी जिस दिन ये कांग्रेस के प्रवक्ता घड़ियाली आंसू बहाएंगे और ईवीएम के नाम पर रोना चालू करेंगे। देश की जनता फैसला कर चुकी है। जवाब दीजिए इस पर जी। देश की जनता फैसला कर चुका है। महिला सुरक्षा की बात कांग्रेस पार्टी करती है, लेकिन खुद की पार्टी में स्टैंड क्लियर नहीं है। साथ ही बीजेपी ने भी कहा कि जो सहयोगी दल हैं वो भी तो अब अलग अलग हो चुके हैं, तो ऐसे में कैसे फतह करेंगे लोकसभा चुनाव? पहली बात तो ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है और इस सोच में हमारे सारे जो साथी दल हैं। अरे काहे का संविधान बचाने का? राहुल गांधी और गांधी परिवार को बचाने का चुनाव लड़ रहे हो आप लोग। तो मुझे मौका दिया गया जी, अपनी बात रखिए। काहे का संविधान बचाने का चुनाव है, बताइए, स्पष्ट करिए। संविधान बचाने का जवाब ले लेते हैं, जवाब दे इस पर जी, जवाब ले लेते हैं, इसी पर जवाब ले लेते हैं। संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करी तो मोदी जी ने बताइए इस पर जी, किस तरह से संविधान बचाना चाहती है कांग्रेस? क्यों लगता है संविधान खतरे में है? समर्थन वाली बीजेपी की सरकार ने। ठीक है अजय जी, मैं रुक करूंगा आपका, फिर से आपसे जवाब लूंगा इस पर जी आपकी बात जारी रखें। जी जी, तो मैं कहती हूं कि आपके नेता, आपके अनुषंगिक आरएसएस के सारे लीडर्स लंबे समय से कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे।
ये तो एक बात हुई। आपने 10 सालों में, अगर मैं गिनाने बैठूं तो एक डिबेट उसी पे हो जाए कि संविधान की जो धज्जियां उड़ाई हैं, संसद की फंक्शनिंग से लेकर आपके चुनाव आयोग की स्वायत्तता, तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो संवैधानिक है उनकी स्वायत्तता से लेकर आपने जो प्रक्रियाएं हैं, जो संघीय ढांचा है कि जो स्टेट्स को आप ऑटोनॉमी देते हैं वर्किंग के लिए, आपने वो सारी चीजें पहले ही तार-तार कर दी थी। अब आप सरेआम, आपकी ज्योति मिर्धा जी, आपके अनंत हेगड़े जी, आपके लीडर साफ साफ ये खुलेआम कह रहे हैं कि आप संविधान खत्म कर देंगे। मैं तो कह रही हूं पहले ऑलमोस्ट खात्मे की तरफ 10 सालों से चल रहा था, उसको आप रूप देने जा रहे हैं, या आपके ही लोग कह रहे हैं। इसके अलावा आप जो मोदी की गारंटी शब्द पिछले लंबे समय से मैं समझ सकती हूँ भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार आने के लिए जो एंटी इनकम्बेंसी आप कह सकते हैं, जो दबाव है, जो डर है, इसीलिए वो आपको मुद्दों से भटकने की। अच्छा, एक वही बात मैं वही कहूंगी कि आप मुद्दों की बातें क्यों नहीं करते हैं, आप झूठ फरेब क्यों फैलाते हैं? तो अगर आपको किसी जो आपके बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके चेहरे की गारंटी के पीछे छुपना पड़ रहा है, तो मुझे ये बता दीजिए कि 20 करोड़ नौकरियां कहां है? मुझे बता दीजिए कि आज नीट का पर्चा क्यों लीक हो गया है? मुझे बता दीजिए कि आप आज अगर पटवारी कई घोटाले मध्य प्रदेश मात्र में हुए, बट पूरे देश में हो रहे हैं। तो बच्चों को जब वो मांग करते हैं कि इस पेपर में ये हुआ है, तो आप लाठीचार्ज करके उनको नौकरियां नहीं देंगे। आप अग्निवीर योजना देकर आप उन्हें बेवकूफ बनाएंगे। आप 22 साल के युवा को 4 साल में बेरोजगार कर देंगे। आप देश की सुरक्षा के साथ भी वो कर रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं। आप उन लोगों के साथ भी कर रहे हैं जो गांव के, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, एक सपना होता था फौजी बनने का, आप रोजगार तो दे नहीं पा रहे हैं। वो 4 साल का रोजगार देकर आप बेवकूफ बना रहे हैं। फिर जब वो, अभी कितने किस्से आए थे, जब वो शहीद हो जाते हैं तो उनको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलता, उनको वो सम्मान भी नहीं मिलता। तो आप ऐसे अगर सिर्फ असली मुद्दों की बात कर लेंगे, और हाँ, आप बात कर रहे थे आयुष्मान योजना की। मेरे अपने आसपास मैं इतने लोगों से मिली हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं पार्टी के होने के कारण पूछती हूँ, एक नागरिक होने के नाते पूछती हूँ। आयुष्मान योजना में वास्तव में कितने लोगों को इसका फायदा मिल रहा है? बहुत चुनौतियां हैं। प्राइवेट पैनल कोविड के दौर में भी ठुकरा चुके थे, अभी भी ठुकरा रहे हो, बहुत घोटाले हो रहे हैं इस योजना में भी। ठीक है, जवाब दीजिए अजय जी। असली मुद्दों जो योजनाएं आपकी, इसमें तो तमाम घोटाले हैं, तो कैसे जनता विश्वास करेगी इस बार? देखिए, कांग्रेस पार्टी के झूठ से जनता प्रभावित नहीं होती है, जनता पहचानती है कांग्रेस को। आप कहते हैं आरक्षण विरोधी, मुझे बताइए, देश में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक 2 राज्यों को मैं कोट कर रहा हूँ, पिछड़े वर्गों के आरक्षण में अल्पसंख्यक मुस्लिमों को आरक्षण देने का काम कांग्रेस ने किया। भारतीय जनता पार्टी की किसी राज्य या केंद्र सरकार ने आज तक आरक्षण कम किया हो तो बता दें कांग्रेस की प्रवक्ता। तो क्या केवल झूठ बोलते रहोगे? कितना झूठ बोलोगे? जोर जोर से झूठ बोलते हो। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मैंने तो आज का उदाहरण दिया। आपकी पार्टी के मंत्री के घर में 30 करोड़ रुपए निकले हैं आज ही के दिन, तो बता दें वो कहां से निकलते हैं ऐसे पैसे? सोनिया गांधी के हैं, प्रियंका गांधी के हैं, राहुल गांधी के हैं, किसके हैं? और रही बात योजनाओं की, आपको ये योजनाएं नहीं दिखती। मैं कोट करता हूँ, अकेले मेदांता अस्पताल ने इस चीज को डॉक्टर त्रेहान ने कंफर्म किया है कि 10 साल में 12 करोड़ मरीजों को आयुष्मान योजना का अकेले मेदांता में लाभ मिला है। और देश के गरीब जानते हैं, आज गांव, ग्रामीण अंचलों में जो पक्के मकान दिखते हैं, माताओं बहनों को जो चूल्हे से मुक्ति मिली, तो वो किसकी वजह से मिली? आज देश में अगर एक एक गरीब को राशन मिल रहा है तो किसकी वजह से मिल रहा है? देश में 20 करोड़ रोजगार दिए तो मोदी जी की सरकार ने दिए। कांग्रेस के नेता बेरोजगार हो गए, राहुल गांधी बेरोजगार हो गए, दिग्विजय सिंह बेरोजगार हो गए, इसलिए कांग्रेस के नेता परेशान हैं। लेकिन देश की जनता अब सच्चाई समझ चुकी है। देश की जनता अब उन्नति, प्रगति के पथ पर मोदी जी की गारंटियों के साथ चलना चाहती है। कांग्रेस के नेता क्यों भूल जाते हैं? राजीव गांधी कहते थे हम 1 रुपए में 85 पैसे का भ्रष्टाचार करते हैं, ये तो राजीव गांधी स्वयं कहते थे। तो कांग्रेस के नेताओं की यही तकलीफ है कि वो भ्रष्टाचार और लूट करने का तंत्र उनके हाथ से चला गया है। ठीक है, डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी, जैसे कि लगातार कांग्रेस कह रही है कि संविधान बचाने का चुनाव है और अगर बीजेपी आई तो आरक्षण खत्म कर देगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो विषय है वो पब्लिक को इस चुनाव में हिट कर पाएंगे? देखिए, कांग्रेस उसको रेस कर रही है, लेकिन बीजेपी आरक्षण कभी खत्म नहीं कर सकते। आरक्षण ऐसा मुद्दा है, ऐसे वो है
कड़ी है कि जिसको कोई भी, क्योंकि जो आरक्षण की बात करेगा वो उतना ही उसका वोट चला जाएगा, तो आरक्षण तो कोई खत्म नहीं करेगा, आरक्षण बढ़ा ही सकते हैं। जैसे एनडीए की सरकार ने, मोदी जी ने ईडब्ल्यूएस को बढ़ाया है, तो इस तरह से डिवीजन किया, उन्होंने भी सवर्णों में एक डिवीजन कर दिया, तो डाइल्यूट करेंगे वोट को, आरक्षण तो कोई नहीं हटाएगा। लेकिन बात यह है कि जो कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस का अपना इशू है, लेकिन जनता की टेस्टेबिलिटी का सवाल है ये चुनाव। आज कांग्रेस काफी कुछ कह रही है और बीजेपी भी कह रही है, लेकिन बीजेपी की टेस्टेबिलिटी हो रही है मतदाता में। बात यहाँ ये है, ये तो पहले से कह रहे आ रहे हैं कि संविधान को बदलना है, और ये चुनाव भी उन्होंने संविधान के उससे लड़ रहे हैं, लेकिन संविधान को जो मतदाता है वो तो समझे उस चीज को, अगर वो मैसेज उनमें जाता है। लेकिन ये बात बिल्कुल है कि आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता भारत में। भारत की जाति व्यवस्था इस तरह से है, भारत का संघीय ढांचा इस तरह से है, आरक्षण को बढ़ाया ही जा सकता, कम करने का कहीं पे भी गुंजाइश नहीं है। और ये चुनाव जो है, अभी हम तो मध्य प्रदेश की 9 सीटों और 7 छत्तीसगढ़ की सीटों को अगर देखें जाए, और कुल 93 सीटों का है, तो इसमें कांग्रेस अच्छा भी पहले की अपेक्षा अच्छा परफॉर्मेंस करेगी निश्चित रूप से, जो उनका 19 का था। और बीजेपी तो है ही, बीजेपी तो अपने लीडिंग पार्टी में लड़ ही रही है, और उनका तो है ही। अब लीडिंग में ये है कि वोट का कितना परसेंटेज बढ़ सकता है, क्योंकि 2 चरणों में वोट का प्रतिशत घटा है, और वो मतदाता किस तरह से पहुंच सकता है। बिल्कुल, तो कहाँ मतदाता का रुझान जाता है ये फिलहाल देखने वाली बात होगी, और 4 जून को नतीजे इसे बहुत हद तक स्पष्ट भी कर देंगे। बहरहाल अब तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसके साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।